Assalamu alaikum students. My name is Jahanzeb Khalid. I am your maths teacher. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। Rational number, we know that a rational number is a number which can be put in the form P over Q, where P and Q both belongs to Z and Q is not equal to 0. The numbers square root 16, 3.7, 4, these are the examples of rational number. Square root 16 भी rational number होता है, जैसे कि square root 16 can be reduced to the form P over Q. P over Q में से हम reduce कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि square root 16 जो है वो 4 के इक्वल होता है और 4 को आप लिख सकते हैं 4 over 1. इसके बाद irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which can be put in the form P over Q, where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0. The numbers square root 2, square root 3, 7 over square root 5, square root of 5 over under root 16 are irrational numbers. इनमें आप देख सकते हैं कि square root 2 जो है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसे P over Q की फॉर्म नहीं दी जा सकती। square root 3 को भी P over Q की फॉर्म नहीं दे सकते आप। तो ये सारे क्या हैं? irrational numbers। Decimal representation of rational and irrational numbers. Terminating decimals. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास डिजिट्स होंगे डेसिमल पार्ट में, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, 202.04 है, ये टर्मिनेट हो रहा है 0.04 के बाद, आपको नंबर्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.0000415 आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा भी आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है। Since a terminating decimals can be converted into a common fraction, so every terminating decimal represent a rational number. यानी कि जितने भी terminating decimals होते हैं वो common fraction में convert हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? rational numbers कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास recurring decimal. This is another type of rational number. Recurring decimal भी एक rational number ही होता है। In general, a recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digits repeated indefinitely. बार बार periodically अगर आपके पास decimals आना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है आपके पास? वो आपके पास recurring decimals बन जाते हैं। It will be shown in chapter on sequences and series that a recurring decimal can be converted into a common fraction. चैप्टर नंबर 6 में आप देखेंगे, जब हम आपको चैप्टर नंबर 6 करवाएंगे, उसमें आपको recurring decimals को common fraction में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। So every recurring decimal represents a rational number. इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। A decimal which neither terminates nor it is not possible to convert such a decimal into a common fraction. Thus, a non-terminating non-recurring decimal represents an irrational number. ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते और ना ही उन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और ये सारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। और अब हम
रैशनल और इरेशनल नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 0.25 इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 25/100 की शेप में, तो ये क्या है, एक आपके पास रैशनल नंबर है। 0.333 एंड सो ऑन, ये रिकरिंग डेसिमल्स में मौजूद है, इसे आप लिख सकते हैं 1/3, तो ये भी क्या है, आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह आप पार्ट 3 में आप देख रहे हैं 2.3333 एंड सो ऑन, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और पार्ट 4 आप देखें इसका, उसमें आपके पास है 0.142857, 142,857, इसमें 142,857 जो है ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल में जो है आ रहा है, और इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर लिखें तो ये लिखा जा सकता है 1/7, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से पार्ट 5 देखें इसका आप, उसमें आपके पास है 0.0100100001 टेट्रा 01 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास इररेशनल नंबर होते हैं। पार्ट 6 में भी आपके पास इररेशनल नंबर है, पार्ट 7 इररेशनल नंबर, पार्ट 8 इररेशनल नंबर है, पार्ट 9 में आपके पास इररेशनल नंबर है। और अगर आप पार्ट 10 की तरफ आते हैं, ये है 3.14159265 एंड सो ऑन, इज एन इम्पॉर्टेंट इररेशनल नंबर कॉल्ड पाई, इसे आप पाई बोलते हैं, विच इज डिनोटेड the constant ratio of circumference of any circle to the length of its diameter। यानी कि पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल का लें, उसे उसी के डायमीटर की लेंथ पे डिवाइड कर दें तो आपके पास पाई की वैल्यू निकलती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की जो है वो 22/7 होती है, और 22/7 आप जानते हैं एक आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, p/q की फॉर्म। और p/q की फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर होता है। यानी कि यहाँ से ये चीज़ सामने आ रही है कि अप्रॉक्सीमेशन जो पाई की है वो क्या है, हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। जैसे कि एक तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो 22/7 है, और इसकी एक और अप्रॉक्सीमेशन जो आप यूज़ करते आ रहे हैं वो है 355/113, ये भी इसकी अप्रॉक्सीमेशन है। और इसके अलावा जो इसकी अप्रॉक्सीमेशन आप यूज़ करते आ रहे हैं वो है 3.14159। जितनी भी अप्रॉक्सीमेशंस हैं पाई की वो क्या हैं, तमाम की तमाम रैशनल नंबर हैं, लेकिन पाई खुद बजाते खुद एक इररेशनल नंबर है। यानी कि अगर पाई की बात करेंगे, पाई बजाते खुद क्या है, इररेशनल नंबर है। एक एग्जांपल है आपकी बुक में, प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, इसका आप प्रूफ देखते हैं। सपोज इसके प्रूफ के लिए हम सपोज करेंगे कि भाई ये √2 जो है, स्क्वायर रूट 2 जो है, ये इररेशनल नंबर नहीं है। जब ये इररेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या सपोज कर रहे हैं, ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सपोजिशन की हुई है ये कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो p/q की फॉर्म में मौजूद है। इसको प्रूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया हमने, हमारे पास आ गया p²/q² किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। या इसे लिखा जा सकता है p² = 2q²। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज अ फैक्टर 2, इट्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम फैक्टर। यानी कि अगर राइट हैंड साइड में फैक्टर 2 की एग्जिस्टेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी फैक्टर 2 की एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें इक्वालिटी होल्ड कर रही है, p² = 2q²। नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली if it occurs at least twice in the square. Therefore, p² should be in the form of 4p²। यानी कि अगर हम देखें p की जगह 2p' रखें यहाँ पे, तो हमारे पास p² की जगह आ सकता है 4p²। और 4p² किसके इक्वल आ गया, 2q² के इक्वल आ गया। Dividing 2 on both sides, then we get
2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसे हमने नंबर 3 बोल दिया। इन द लास्ट इक्वेशन 2, ये 2 थी हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर q प्राइम स्क्वायर शुड बी द फॉर्म ऑफ 4q प्राइम 2, सो दैट इक्वेशन 3 टेक द फॉर्म। अब देखें इसी को हम आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं कंडीशन को, कि हम क्या करते हैं 2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्राइम स्क्वायर लिख देते हैं इसे। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम q की जगह यहाँ पे 2q प्राइम ले रहे हैं, q की जगह 2q प्राइम लिया हमने, और q स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या बना 4q प्राइम स्क्वायर बन गया, और p प्राइम स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया 2q प्राइम स्क्वायर के। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 p is equal to 2p prime, and from equation 3 and 4 q is equal to 2q prime। p over q is equal to 2p prime over 2q prime का रिलेशन आपके पास यहाँ पे बनेगा अगर इन दोनों को 3 और 4 को आपस में आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। This contradicts the hypothesis that p over q is in its lowest form। जब आपने देखें सपोजिशन की थी कि p over q जो है वो एक आपके पास रैशनल नंबर है, तो इसका क्या मतलब है, वो आपके पास अपनी लोएस्ट फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पे वो हाइपोथेसिस जो है उसकी कंट्राडिक्शन होगी कि p over q जो है अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि उससे भी एक लोएस्ट फॉर्म आपके सामने आ गई। आपने p over q को क्या लिख दिया, 2p प्राइम ओवर 2q प्राइम लिख दिया। हेंस हमारी सपोजिशन जो थी वो क्या हो गई, वो रॉन्ग हो गई। हेंस अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडिशन लॉज हैं हमारे पास। पहले ही आ जाती है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज़ है कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर्स लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कोई से दो रियल नंबर लिए आपने, उनकी जब आपने एडिशन की तो वो भी किस में से आ गया, रियल नंबर्स में से ही आपके पास एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट है b प्लस सी पे, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, इसमें ब्रैकेट चली जाएगी a प्लस बी पे। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 विच आल्सो बिलोंग्स टू r, सच दैट a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है कि अगर आप कोई रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर में आप ऐड करें और वो उस पर कोई इफेक्ट ना डाले, तो वो रियल नंबर क्या कहलाता है, उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। 0 जो है इफेक्ट नहीं डाल रहा एडिशन से, जो है आपके पास आंसर वही a ही आ रहा है, तो 0 इज द additive identity। नेक्स्ट है additive inverse। For all a belongs to R, there exists minus a also belongs to R, such that a plus minus a is equal to 0, which is equal to minus a plus a। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप कोई से दो नंबर्स की एडिशन करें और रिजल्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए, तो आपके पास वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। ए का एडिटिव इनवर्स अगर पूछेंगे तो वो क्या होगा, माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस ए। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन का है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। उसमें भी सबसे पहले हमारे पास आ रही है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
इसमें दो रियल नंबर उठाएं, उनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होगा। ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में तीन नंबर्स आप लेंगे, रियल नंबर्स लेंगे। ए इंटू बी सी और इज इक्वल्स टू होगा ए बी इंटू सी के। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ आ जाते हैं। ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो एक ऐसा रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 है इसमें, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से ओरिजिनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि a इंटू वन इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, अगर a बिलोंग्स टू द रियल नंबर है तो एक ऐसा नंबर भी एग्जिस्ट करेगा जिसे हम a इनवर्स बोल रहे हैं, बिलोंग्स टू द रियल नंबर होगा, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से a इनवर्स को बेसिकली आप क्या लिखते हैं, 1 ओवर a लिखते हैं, जिसकी मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। यानी कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है, ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर implies that AB is equal to BA। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ। फॉर ऑल A B C belongs to the real number, A into B plus C gives AB plus AC, और A plus B into C gives AC plus BC। ये क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज हमारे पास मौजूद है। इक्वलिटी ऑफ नंबर्स जो है, उसमें जब आपके पास इक्वल का साइन पोजेस कर जाए तो वो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रहा है। इनमें से पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द रियल नंबर, a इज इक्वल टू a। हर रियल नंबर अपने आप के क्या होता है, इक्वल होता है। a इज इक्वल टू a के इक्वल आएगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारे पास। अगर दो रियल नंबर उठाएं, a b दोनों रियल नंबर्स हैं, a b बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन if a is equal to b implies b is equal to a। this one is the symmetric property। next है transitive property। for all a b c belongs to the real number, a is equal to b and b is equal to c। अगर a b के इक्वल है and b c के इक्वल है, implies a किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा, a is equal to c। this one is the transitive property। next है हमारे पास additive property। एडिटिव प्रॉपर्टी में मैं तीन रियल नंबर्स उठा रहा हूँ यहाँ पे, ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अगर ए बी के इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस सी जो होगा वो बी प्लस सी के इक्वल होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इफ ए इज इक्वल टू बी implies ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू सी बी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। पहली तो अगर a प्लस सी जो है वो b प्लस सी के इक्वल हो तो c c दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर बोथ साइड पे कैंसिल हो जाता है इक्वलिटी की, और हमारे पास क्या बच जाता है, a इज इक्वल टू b। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसलेशन प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर ए सी जो है वो बी सी के इक्वल हो तो a इक्वल होगा b के, लेकिन इसमें c जो है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, c इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद प्रॉपर्टीज है हमारे पास इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। दो रियल नंबर्स के दरमियान रिलेशन बताया गया है इसमें। दो रियल नंबर या तो आपस में इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, या बी ग्रेटर हो सकता है ए से। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इससे पहले आपने इक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये है इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो बताती है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी
implies A is greater than C. इसी तरीके से अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि A is less than B and B is less than C implies that A is less than C. उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास. फॉर ऑल A, B, C belongs to the real number, if A is greater than B implies A plus C is greater than B plus C, or A is less than B implies that A plus C is less than B plus C. और इनइक्वालिटी में हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में ये कंडीशन भी मौजूद है कि अगर A ग्रेटर देन B है एंड C ग्रेटर देन D है, तो जो ग्रेटर साइड्स हैं दोनों इनइक्वालिटीज़ की, अगर उन्हें ऐड कर देता हूँ और स्मॉलर साइड्स को आपस में ऐड कर देता हूँ, तो ग्रेटर साइड्स का सम स्मॉलर साइड्स के सम से क्या होगा, ग्रेटर होगा. यानी कि इम्प्लाइज दैट A प्लस C इज ग्रेटर देन B प्लस D. और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारे पास इनइक्वालिटी की. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में 3 नंबर्स उठाते हैं, A B C रियल नंबर लिए हमने 3, एंड इसमें जो C है वो हम कंडीशन दे देते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है. अगर A ग्रेटर देन B है इम्प्लाइज दैट AC इज ग्रेटर देन BC होगा, या अगर A लेस देन B है इम्प्लाइज दैट AC इज लेस देन BC होगा. ऐसा कब हो रहा है, जब C इज ग्रेटर देन 0 है. अगर इसी कंडीशन में मैं C इज लेस देन 0 रख लूं, तो A इज ग्रेटर देन B इम्प्लाइज दैट AC इज लेस देन BC. इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है. अगर C नेगेटिव नंबर उठा रहा हूं मैं, C इज लेस देन 0 का मतलब C इज नेगेटिव. एंड इफ A इज लेस देन B देन AC इज ग्रेटर देन BC. यानी कि अगर नेगेटिव नंबर बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. इसी के साथ एक और कंडीशन भी है कि मैं 4 रियल नंबर्स उठा लेता हूं, लेकिन चारों रियल नंबर पॉजिटिव नंबर है. ऑल द रियल्स A B C D 4 रियल नंबर लिए हैं, चारों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. अगर A ग्रेटर देन B है और C ग्रेटर देन D है, तो वो जो ग्रेटर साइड्स हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो स्मॉलर साइड्स की मल्टीप्लिकेशन से वो ग्रेटर होगी. चारों नंबर पॉजिटिव हैं, ये बस आपने याद रखना है. यानी कि AC इज ग्रेटर देन BD. इसी तरह इस कंडीशन को यूं भी ले सकते हैं आप कि A इज लेस देन B एंड C इज लेस देन D, देन AC इज लेस देन BD. अब हम कुछ प्रूफ की तरफ आते हैं. पहला प्रूफ है हमारे पास, प्रूव द प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन. यानी कि हम प्रूव करने लगे हैं A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC. ये इफ एंड ओनली इफ जो सिंबल हमें दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D लें और उसे प्रूव करें AD इज इक्वल टू BC, और फिर AD इज इक्वल टू BC लें और उसे प्रूव करें A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D को. तो पहले हम उठाते हैं जी A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D को. हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे A ओवर B की और C ओवर D की BD से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो A ओवर B इंटू BD इज इक्वल टू C ओवर D इंटू BD. रिलेशन आएगा हमारे पास, जिससे हम हासिल करेंगे A इंटू 1 ओवर B इंटू BD इज इक्वल टू C इंटू 1 ओवर D इंटू BD. यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में A को A इंटू 1 की शेप में लिखा और C को C इंटू 1 की शेप में लिखा. उसका मकसद क्या था, A इंटू 1 ओवर B इंटू B, 1 ओवर D इंटू D का रिलेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना. और 1 ओवर B इंटू B जो है वो किसके इक्वल होता है, बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. ये रिजल्ट देता है 1 के इक्वल आपको. तो हमारे पास 1 ओवर B इंटू B और 1 ओवर D इंटू D की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास रिलेशन बचेगा AD इज इक्वल टू BC. इसी तरह अगर हम AD इज इक्वल टू BC को उठाएं तो हम AD और BC दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर B इंटू 1 ओवर D से. बोथ साइड्स को 1 ओवर B इंटू 1 ओवर D से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा A इंटू 1 ओवर B इंटू D इंटू 1 ओवर D इज इक्वल टू B इंटू 1 ओवर B इंटू C इंटू 1 ओवर D. अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस का रूल अप्लाई करते हुए D इंटू 1 ओवर D की जगह और B इंटू 1 ओवर B की जगह 1 आ गया.
हमारे पास क्या बचा, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, जिससे ये प्रूफ जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और प्रूफ है हमारे पास, प्रूव द रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास कंडीशन मौजूद है कि 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b इज इक्वल टू होता है 1 ओवर ए बी से। यानी कि सिंपल है, वैसे तो न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 1 ओवर ए बी का रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। लेकिन मैथमेटिकली किस तरह किया जाता है वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को ए बी से मल्टीप्लाई। 1 ओवर ए 1 ओवर बी को मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया, और ए के साथ 1 ओवर ए और बी के साथ 1 ओवर बी लिखा। ये लिखने का मकसद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को इंट्रोड्यूस करना है। a इंटू 1 ओवर ए भी 1 के इक्वल होता है, b इंटू 1 ओवर बी भी 1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का रिजल्ट 1 आएगा, और 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ आपको 1 दे देगा। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास 1 ओवर ए बी मौजूद है, तो हम उसे ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर ए बी होता है। तो वो भी हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा आंसर के, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट का ये रूल जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी में एक और रूल भी है प्रोडक्ट का ही है, ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। हम क्या करते हैं, ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी, इसको मैं लिख देता हूँ a इंटू 1 ओवर बी की शेप में, और c ओवर d को लिख देता हूँ c इंटू 1 ओवर d की शेप में। और रिलेशन बन जाएगा हमारे पास क्या, a इंटू सी इंटू 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d, और ए सी इंटू 1 ओवर बी डी का रिलेशन ये देगा प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने के बाद, और गिव ए सी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। तो आपके पास रिलेशन क्या बना, a ओवर b इंटू सी ओवर डी किसके इक्वल आ गया, ए सी ओवर बी डी के इक्वल आ गया। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव रूल आपके पास सेटिस्फाई है। अब हम आते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है, a ओवर b इज इक्वल टू के ए ओवर के बी, लेकिन k इसमें 0 नहीं होगा। तो इसके प्रूफ को देखते हैं। a ओवर b इज इक्वल टू ए ओवर b इंटू 1, मैंने 1 से मल्टीप्लिकेशन की, और ये 1 से मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1 की जगह आप दे सकते हैं यहाँ पे k ओवर k का शेप। a ओवर b इज इंटू के ओवर के, और प्रोडक्ट रूल को अगर अप्लाई करें आप तो वो बन जाएगा ए के ओवर बी के। तो a ओवर b किसके इक्वल प्रूव हो गया, ए के ओवर बी के। उसके बाद हमारे पास रूल मौजूद है कोशेंट रूल, रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर में अगर a ओवर b हो और डिनोमिनेटर में c ओवर d हो, यानी कि a ओवर b होल ओवर c ओवर d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए डी ओवर बी सी। इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि a ओवर b न्यूमिनेटर है हमारे पास, इसको बी डी से मल्टीप्लाई करते हैं, और c ओवर d डिनोमिनेटर है, इसे भी बी डी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या करना है, ए डी इंटू 1 ओवर बी इंटू बी, इसमें 1 ओवर बी और बी को अलग करते हैं, और डिनोमिनेटर में सी बी इंटू 1 ओवर डी इंटू डी को हम अलग करते हैं। तो इसमें 1 ओवर बी इंटू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की वजह से रिजल्ट 1 देगा, 1 ओवर डी इंटू डी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की वजह से रिजल्ट 1 देगा। हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में बी सी। तो कोशेंट रूल जो है इस तरीके से हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। Which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication? This is question number 1. पहला है, इसमें सेट नोटेशंस में हमारे पास एलिमेंट है 0। आप देख सकते हैं एडिशन का मैंने एक टेबल बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैंने एक एलिमेंट लिया है 0,
0 प्लस 0 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 ही रहता है, यानी कि उसी सेट में से आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये सेट एक क्लोज सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो सेट क्लोज सेट हो, एडिशन के लिहाज से क्लोज है, तो हम कह देंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है, ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट इसी में मैंने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये टेबल बनाया हुआ है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेम पैटर्न पे मैंने हॉरिजेंटली और वर्टिकली 0 लिया है और 0 को मल्टीप्लाई करके दिखाया है 0 के साथ। जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर 0 ही आ रहा है। 0 इंटू 0 गिव 0, और वो 0 किस में से मौजूद है, उसी सेट में से मौजूद है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये क्या है, क्लोज सेट है। इसी तरह एक और पार्ट करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, 0 एंड -1। सेट नोटेशंस में 0 -1 आपके सामने लिखा गया है। पहला इसका जो है एडिशन टेबल है। एडिशन के लिहाज से जब टेबल बनाएंगे, 0 -1 ये मैंने हॉरिजेंटली लिया, 0 -1 ये मैंने वर्टिकली भी लिया है। 0 प्लस 0 करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। आप देख सकते हैं टेबल में 0 लिखा हुआ है। जब मैं 0 के साथ -1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर -1 आएगा। ये -1 आंसर में आपको नजर भी आ रहा होगा। फिर मैं -1 को उठाता हूँ, -1 को 0 के साथ मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास -1 आता है। लेकिन जब मैं -1 को -1 के साथ ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। बाकी तो तमाम आंसर इसी सेट में से आ रहे थे, लेकिन -2 एक ऐसा आंसर था जो इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है ये क्लोज सेट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेट डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी मैंने सेम पैटर्न पे टेबल बनाया है। मैं पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 आता है, जो उसी सेट में से मौजूद है। फिर मैं 0 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आंसर 0 आता है, उसी सेट के अंदर मौजूद है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 0 आता है, आंसर उसी सेट में से है। लेकिन जब मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 आ जाता है मेरे पास। आप देख सकते हैं कि 1 आंसर उस सेट में से नहीं है, 0 1 -1 में से नहीं है। तो इसका मतलब है ये सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं है, डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हम प्रॉपर्टीज के नेम जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको इंडिकेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 4 + 9 = 9 + 4, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें a+1, पहले a+1 ब्रैकेट के अंदर है +3/4 = a प्लस ब्रैकेट के अंदर मौजूद है 1 + 3/4। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड में भी आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ को देखें, इसमें 0 + 100 है, किसके इक्वल दिया हुआ है, 100 के इक्वल दिया हुआ है। तो 0 की एडिशन को इफेक्ट ना डाले तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका ये मतलब है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखें, 1000 × 1 = 1000। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को इंडिकेट कर रहा है। जब आप 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बेसिकली। इसी तरह सिक्स पार्ट में देखें, 4.1 के साथ -4.1 को ऐड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। 4.1 का एडिटिव इनवर्स -4.1 होता है। जब इन दोनों की एडिशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सेवंथ पार्ट में एडिटिव इनवर्स है, और एट्थ पार्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। नाइन्थ पार्ट जो है इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और इसी तरीके से 10th पार्ट आपके सामने हुआ है, इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जिनमें मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरह 11th पार्ट में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। और इसी तरह 12th पार्ट जो है उसमें आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे, जिसमें इन इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज के हवाले से क्वेश्चन दिया गया है। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। जैसे फर्स्ट पार्ट है -3 इज लेस देन -2, दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 1। आप इसमें अगर दोनों तरफ 3 को ऐड कर दें तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इनइक्वालिटी पे 3 के एडिशन से। 0 इज लेस देन 1 बन जाएगा। -5 इज लेस देन -4। बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया गया है -4 से, और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह थर्ड वन देखें, 1 इज ग्रेटर देन -1 implies that -3 is greater than -5. This one is the additive property. Both sides पे -4 किया गया है on both sides of this inequality. A is less than 0 implies -a is greater than 0. This one is the multiplicative property. इसी तरीके से multiplicative property नंबर 5 में भी है और नंबर 6 में भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b होल ओवर c। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a/c प्लस b/c। इसमें मैं a/c को लिख देता हूँ a इंटू 1/c और b/c को लिख देता हूँ b इंटू 1/c। a प्लस b, इसमें से 1/c को हम कॉमन ले रहे हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। a प्लस बी ब्रैकेट में और इंटू 1/c आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके a प्लस बी ओवर c। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, a ओवर b प्लस c ओवर d इज इक्वल टू ad प्लस bc ओवर bd। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, a ओवर b प्लस c ओवर d। a ओवर b के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ और c ओवर d के साथ भी मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करने का मकसद कि मैं इस पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को यूज कर सकूं और 1 की जगह लिख दूं d इंटू 1 ओवर डी विद a ओवर b, और इसी तरह c ओवर d के साथ 1 के मैं लिख दूंगा b इंटू 1 ओवर b। तो ये बन जाएगा हमारे पास a ओवर b इंटू डी ओवर डी प्लस b ओवर b इंटू c ओवर d। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें, a इंटू डी बन जाएगा और डिनोमिनेटर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा b इंटू डी, यानी कि ad ओवर bd प्लस bc ओवर bd का रिलेशन आएगा। और इसे लिखा जा सकता है ad इंटू 1 ओवर bd प्लस bc इंटू 1 ओवर bd, और ये देगा आपको, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ad प्लस bc इंटू 1 ओवर bd, और प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप इसे लिख देंगे ad प्लस bc ओवर bd। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप आ सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट -7 ओवर 12 -5 ओवर 18 इज इक्वल टू -21 -10 ओवर 36। ये नंबर के साथ दिया हुआ है। इससे पहले हमने अल्फाबेट्स में सारे सॉल्यूशंस किए। लेफ्ट हैंड साइड लें, -7 ओवर 12 -5 ओवर 18। अगेन 1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -7 ओवर 12 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 ओवर 18 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे थे, इसलिए 1 को लेके आए हैं। हम क्या करते हैं, इस 1 की जगह लिख देते हैं 3 इंटू 1 ओवर 3 विद मल्टीप्लिकेशन विद 7 ओवर 12, एंड 5 ओवर 18 के साथ हम लिख देते हैं 2 इंटू 1 ओवर 2। -7 ओवर 12 इंटू 3 ओवर 3 -5 ओवर 18 इंटू 2/2। ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं वैसे ही चल रहे हैं, हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। 7 इंटू 3 को मैं लिख दूंगा 21 और 12 इंटू 3 को लिख दूंगा 36। इसी तरीके से 5 इंटू 2 को लिख देंगे 10 और 18 इंटू 2 को लिख देंगे 36।
तो -21 इंटू 1/36 -10 इंटू 1/36 लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे -21 -10 इंटू 1/36, और ये आपको दे देगा -21 -10 होल ओवर 36 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े गए हैं, तो वो आपने घर पे ट्राई करने। ओके।